2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आ गए हैं हम फुटी क्यूरियस के एपिसोड 2 में। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ी बहुत न्यूज अभी आई है रिसेंट में, क्योंकि आप सब जानते हो अभी ऑफ सीजन चल रहा था। तो थोड़ी बहुत न्यूज जो अभी आई है वो डिस्कस करते हैं और अभी आने वाले मैचेस का फटाफट एक प्रीव्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड। वेलकम बैक गाइस टू द एपिसोड। तो अभी सब जानते हो आप, अभी ऑफ सीजन चल रहा था, इंटरनेशनल ब्रेक चल रही थी, क्वीन की पासिंग भी हुई है इंग्लैंड में। तो फुटबॉल हुआ ही नहीं है रिसेंट में, और ज्यादा न्यूज अभी फुटबॉल वर्ल्ड से आई ही नहीं है। तो बहुत सारे चैनल्स अभी ज्यादा न्यूज डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। हम भी अभी थोड़ी थोड़ी न्यूज जो आई है, हल्की फुल्की जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो अभी करंट मैचेस होने वाले हैं, इनका एक छोटा सा प्रीव्यू आपको दे देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट मैचेस, क्योंकि इस वीक 4 ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो काफी कुछ चेंज कर सकते हैं उन टीम्स के लिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज जो अभी आई है रिसेंट में, वो आई है चेल्सी से, क्योंकि चेल्सी अभी रिसेंट में काफी सारे चेंजेस कर रही है नए ओनर्स के साथ, नई ओनरशिप के साथ। तो आप सब जानते हो अभी रिसेंट में उन्होंने थॉमस टुकल को फायर कर दिया था। लास्ट साल्सबर्ग के साथ जब उनका मैच हुआ था, उसके बाद वो हार गए थे, और हारने के बाद उन्होंने थॉमस टुकल को फायर कर दिया था। हमने इसका एक छोटा सा शॉर्ट भी बना के डाला था, लेकिन पूरी तरीके से इसे डिस्कस नहीं किया था। तो उसके बाद से जब हमने शॉर्ट डाला था, उसके बाद से बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं कि थॉमस टुकल का स्टार्टिंग से ही इशू हो रहा था, और वो टीम सिलेक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे, और उसका ओनर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था। जो टॉड बोली है वो चाहते थे कि वो इंक्लूसिव होके काम करें, सिलेक्शन में हेल्प करें, लेकिन थॉमस टुकल कोचिंग में ज्यादा फोकस करना चाह रहे थे, और इसकी वजह से वो ढंग से शायद कोच भी नहीं कर पा रहे थे, और चेल्सी की परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गई थी। तो इवेंचुअली जैसे ही बोली रेजीम के 100 डेज पूरे हुए, तो उन्होंने सडनली साल्जबर्ग गेम के बाद अनाउंस कर दिया कि उन्होंने थॉमस टुकल को फायर कर दिया है। और सब लोग हैरान हो गए, सब लोग शॉक हो गए, लेकिन ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने थॉमस टुकल को फायर किया, उसके आई थिंक 1 या 1.5 दिन बाद ही उन्होंने ग्रैम पॉटर को हायर भी कर लिया। इसका मतलब उन्होंने ग्रैम पॉटर से ऑलरेडी बात कर रखी थी, और उनको पता था कि उनको इस टाइम पे थॉमस टुकल को फायर करना है और इसको लेके आना है ना। ग्रैम पॉटर की जो ब्राइटन टीम के मैनेजर थे, अब वो चेल्सी के मैनेजर बन गए। और अब आपको थोड़ा सा मैं अपना व्यू दे देता हूं। पहले तो थॉमस टुकल की फायरिंग के बारे में और ग्रैम पॉटर की हायरिंग के बारे में। तो थॉमस टुकल बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैनेजर इतने नहीं है। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि थॉमस टुकल कैसे वर्ल्ड के टॉप क्लास मैनेजर बने, तो उसमें यही बताया गया है कि जिस भी टीम के साथ वो खेले हैं, जिस भी टीम के वो मैनेजर बने हैं, वहां पे वो अच्छे मैनेजर नहीं रहे हैं। वो टैक्टिकल मैनेजर बहुत अच्छे हैं, वो अपने प्लेयर्स को अच्छी तरीके से टैक्टिकली यूज करते हैं और उन्हें खिलाते हैं, लेकिन मैनेजर वो इतने अच्छे नहीं थे। इसी की वजह से उनका बहुत सारे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम भी हुआ, बहुत सारे बोर्ड्स के साथ इश्यू हुआ, और बहुत जगह से वो फायर भी हुए। तो ऑल्दो थॉमस टुकल ने चेल्सी के लिए बहुत कुछ किया है पिछले 1.5 साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जनवरी से आई थिंक रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, और लग ही रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो थॉमस टुकल इवेंचुअली फायर हो जाएंगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो साल्जबर्ग मैच के बाद ही फायर हो जाएंगे। सबको लग रहा था कि अभी 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन टॉड बोली ने उनके 100 डेज पूरे होने के, उनकी रिजीम के, ये डिसीजन ले लिया और फायर कर दिया। क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है सीजन की, तो इसमें उन्होंने अभी फायर कर दिया और ग्रैम पॉटर को उनकी जगह लाके खड़ा कर दिया ना। ग्रैम पॉटर ही क्यों? तो ग्रैम पॉटर के बारे में जो मेरी राय है वो ये है कि ब्राइटन जो है वो बहुत अच्छा खेलती है, वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो ग्रैम पॉटर में एक खास बात यह है कि ग्रैम पॉटर प्लेयर्स के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, प्लेयर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, टैक्टिकल मैनेजर होने के साथ, जो टुकल नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
तो ग्रैहम पॉटर ने, अगर आपकी उनकी हिस्ट्री फॉलो करी होगी, तो उन्होंने छोटे छोटे क्लब्स को लेके बहुत आगे तक बढ़ाया, अपनी फिलॉसफी वहां डाली और इवेंचुअली क्लब्स को सक्सेस बना दिया। ब्राइटन में भी वो पिछले 2-3 साल से थे और अब उनकी फिलॉसफी चल पड़ी थी, ब्राइटन बहुत अच्छा कर रही थी। और ब्राइटन में जो अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास नहीं है पर अच्छे प्लेयर हैं, वो अपने लेवल से भी और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज ऑफ ग्रैहम पॉटर। ग्रैहम पॉटर ने काफी अच्छी मैन मैनेजमेंट की है और कई सारे प्लेयर्स को उनके लेवल से अच्छी परफॉर्मेंस दिलाई है। तो इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एंड मैन मैनेजमेंट ग्रैहम पॉटर बहुत ही क्रेडिबल कैंडिडेट हैं, इंग्लैंड के हैं और अपकमिंग एक सुपर मैनेजर हो सकते हैं। तो टॉड बोली की रजीम को लगा कि उनको इसी टाइप का एक मैनेजर चाहिए जो हर चीज को मैनेज करे, मैन मैनेज भी करे। तो इसलिए उन्होंने आई थिंक ग्रैहम पॉटर को हायर किया है। और मेरे हिसाब से ग्रैहम पॉटर का जो स्टाइल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अग्रेसिव है। और होपफुली जो चेल्सी के पास, विद रिस्पेक्ट टू ब्राइटन, चेल्सी के पास ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, तो वो उनको लेके चेल्सी को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये लग रहा है ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जहां पे चेल्सी को एक फिलॉसफी मिलेगी। और टॉड बोली जो है वो अमेरिकन होने के नाते एक फिलॉसफी पे जा रहे हैं, एक लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी टाइप के कल्चर पे जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे कल्चर को फॉलो करना है और लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ग्रैहम पॉटर एक बहुत ही अच्छी अपॉइंटमेंट है और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर उनको टाइम दोगे, आई थिंक ग्रैहम पॉटर विल बी एबल टू वर्क वेल विद द चेल्सी प्लेयर और जो आने वाले चेल्सी प्लेयर है उनके साथ। तो ये एक छोटा सा व्यू था मेरा ग्रैहम पॉटर और टुकल के बारे में। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत न्यूज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो न्यूज भी मोस्टली चेल्सी से ही आई है। तो जैसे ही ग्रैहम पॉटर का अपॉइंटमेंट हुआ, वैसे ही वो लोग जो नई रेजीम है वो नए डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल को ढूंढने में लग गए, क्योंकि अभी चेल्सी के पास डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नहीं है और टॉड बोली सब कुछ चला रहे हैं, ट्रांसफर वगैरह। तो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल के लिए उन्होंने साल्जबर्ग के डायरेक्टर से बात करी थी, फ्रॉइड से, तो क्रिस्टोफ फ्रॉइड से बात करी थी। लेकिन क्रिस्टोफ फ्रॉइड शुरू में तो अग्री कर गए थे, फैब्रिजियो रोमानो ने भी बोल दिया था कि वो अग्री कर गए हैं। लेकिन सडनली उन्होंने अपना मूड बदल लिया और उन्होंने यू टर्न ले ली और कह दिया कि भाई मैं अब ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। तो क्रिस्टोफ फ्रॉइड थे जो, वो एक बेसिकली एक डेटा ओरिएंटेड डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, जो डेटा पे जाते हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को रिक्रूट करके लेके आते हैं। और नई रिजीम भी डेटा के हिसाब से चलने वाली रिजीम लग रही है। तो अच्छा अपॉइंटमेंट हो सकता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने यू टर्न ले लिया और वो रुक गए हैं अब रेडबुल ग्रुप के साथ ही। तो अब वो तो सब खत्म हो गया है वहां से, तो अब शिप चेंज हो चुका है। और जैसा सुनने में आ रहा है अभी लीड्स के जो डायरेक्टर हैं और फुटबॉल हैं, ओटा, वो अभी लीडिंग कैंडिडेट बन गए हैं। उसके अलावा 2-3 और कैंडिडेट हैं जिससे चेल्सी बात कर रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। क्योंकि टॉड बोली रिजीम जो है वो चाहती है कि बिफोर वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप आ रहा है मिड सीजन में, उससे पहले किसी डायरेक्टर को हायर कर ले। तो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही आई थिंक चेल्सी में या तो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आएगा या फिर सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि टेक्निकल डायरेक्टर और फुटबॉलिंग डायरेक्टर अलग अलग आएगा। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, टॉड बोली और ग्रैहम पॉटर मिलके सब मैनेज कर रहे हैं और किसी तरीके से क्लब को चला रहे हैं। तो देखते हैं कौन डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आता है। मे बी नेक्स्ट एपिसोड तक वो हायर हो जाएगा, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उनको डिस्कस कर सकेंगे। अभी के लिए तो क्रिस्टोफ फ्रॉइड ने मना कर दिया और ओर्टा अभी तक इनके नंबर 1 कैंडिडेट हैं एज पर न्यूज। अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो ये हो गया डायरेक्टर का और चेल्सी का न्यूज। तो चेल्सी की न्यूज के बाद अब हम थोड़े से छोटे छोटे और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पहली बात हम करने वाले हैं मैग्वायर कंट्रोवर्सी की।
तो अपेरेंटली कुछ टेप्स लीक हुए जिसमें मगवायर बात कर रहे थे और दूसरी टीम मेंबर्स को ब्लेम कर रहे थे। नाउ अभी रिसेंट में मगवायर की फॉर्म बहुत ही खराब रही है और लोग चाहते हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकल जाए। अभी तक उनको एरिक टेन हाग जो उनके कोच हैं उनका उनका बैकिंग मिला हुआ है, ऑल्दो उनसे कैप्टनसी छीन ली है, लेकिन उसके बावजूद उनको अभी टीम में रखा हुआ है और उनको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो टेप्स निकलते हैं, जो चीजें मगवायर के आसपास होती हैं, ये टीम के लिए अच्छा नहीं है। उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत ही खराब हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि वो इंग्लैंड की टीम से भी निकल जाएं अब, लेकिन अभी तक वो दोनों जगह टिके हुए हैं। तो देखते हैं मगवायर के साथ क्या होता है। मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला बिकॉज इसका अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये टेप रियल है भी नहीं है। लेकिन ये जो भी कंट्रोवर्सी आती है न्यूज में, ये टीम के लिए अच्छी नहीं होती है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है मगवायर को अब किसी मिड लेवल क्लब में या कहीं दूसरे क्लब में जाके अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए और अपने फॉर्म को दोबारा से वापस लेके आना चाहिए। बिकॉज ऐसे कंट्रोवर्सी से, उनके डिप इन फॉर्म से उनको और हेट मिल रहा है और उनकी जगह दोनों टीम से बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म सी हुई जा रही है। इवेंचुअली यही होगा कि वो इंग्लैंड से भी ड्रॉप हो जाएंगे और मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो आई थिंक मगवायर के लिए बेटर है कि वो थोड़ा चेंज कर लें और वो किसी दूसरे क्लब में जाके अपनी फॉर्म को रिगेन करें। ऐसे बैठ के इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना उनको ना क्लब को। तो और फैंस का हेट तो मिलेगा ही। तो इसीलिए आई थिंक बेटर है कि मगवायर उसको छोड़ के जाए। तो ये था छोटा सा मगवायर कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी। अब बात कर लेते हैं दो और न्यूज की जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है डिस्कस करनी। पहली न्यूज है, मतलब जो अगली न्यूज है वो है यूवेंटस की फॉर्म। यूवेंटस आप सब जानते हो बहुत बड़ी टीम है सीरिया में, इटली में। अभी रिसेंट में उनकी फॉर्म इतनी गिर गई है, इतनी ज्यादा गिर गई है कि जो टीम हमेशा जीतती थी और या टॉप 2 में आती थी, आज की डेट में वो 8th पोजीशन पे है। अब क्यों है, क्या है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एलेग्री जो उनके मैनेजर हैं उनकी टैक्टिक्स काम नहीं कर रही हैं और दूसरी टीम्स ज्यादा अच्छा खेल रही हैं। अगर आप इस समय देखें दूसरी टीम्स को, तो मिलान की दोनों टीम्स, नेपोली, रोमा, एटलांटा, क्या जबरदस्त कंपटीशन अब मिल चुका है सीरिया में। और इसकी वजह से जुवेंटस को तगड़ी फाइट करनी पड़ रही है अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए। अगर आप जुवेंटस की टीम को भी ठीक से देखें तो मुझे वो टीम इतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही है, स्पेशली इन द मिडफील्ड। जुवेंटस जैसे पहले थी, जैसे पहले उनका थोड़ा खौफ था, अब वो इटली में नहीं रहा है। जहां तक मैं देख रहा हूं, जितना मैं सीरिया को कवर कर रहा हूं, उसमें मैं देख रहा हूं कि बाकी टीम्स के पास बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, एक्साइटिंग टैलेंट आ गया है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप नेपोली को ही देख लो अभी। लेकिन यूवेंटस के पास वही प्लेयर हैं, वही पुराने टाइप की अप्रोच है एलेग्री की, तो उसमें मजा नहीं आ रहा है। टीम में कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, टीम स्लगिश सी लग रही है, स्लो लग रही है और इसीलिए वो अभी 8th पोजीशन पे लैग कर रही है। तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, या तो एलेग्री को बदलना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उन्हें चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप उनकी मिडफील्ड भी देखो तो मिडफील्ड भी बहुत ही ऑर्डिनरी सी है। लोकाटेली के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है वहां पे मुझे। तो उनका अगर आप मिडफील्ड से अटैक की तरफ कन्वर्जन देखो तो बहुत ही पुअर है और यूवेंटस बहुत ही ज्यादा लैग कर रही है। और मेरे हिसाब से यूवेंटस को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जितनी भी और टीमें हैं इटली में वो आगे टेक ओवर कर लेंगी और यूवेंटस ऐसे ही 8th 9th में ही लैग करता रहेगा। क्योंकि पहले की तरह सीरिया अब नहीं रही है। सीरिया में बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट आ चुका है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलान क्लब से उन्हें कंपटीशन मिल रहा है, उनको अब कंपटीशन बहुत सारी टीम से मिल रहा है। और यूवेंटस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो अपनी मिडफील्ड को चेंज करना पड़ेगा या फिर उनको एलेग्री को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनका गेम बहुत ही स्लो हो चुका है और इसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये मेरे को डिस्कस करना था कि यूवेंटस अभी का कुछ होप नहीं लग रहा है और मुझे नहीं लग रहा यूवेंटस टॉप 5 में आ पाएगी जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं।
तो यूवेंटस की फॉर्म एक बहुत बड़ी वरी है और देखते हैं आने वाले दिनों में 15 दिन 20 दिन में एलेग्री के साथ क्या होता है। आई डोंट नो, मे बी एलेग्री को फायर कर सकते हैं बिकॉज अभी बहुत सारे मैनेजर्स अवेलेबल है, टुकल भी अवेलेबल है, पोचेटिनो भी अवेलेबल है, तो आई डोंट नो क्या होगा एलेग्री के साथ बिकॉज ऐसे तो यूवेंटस कहीं भी कुछ नहीं करने वाली सीरिया में। तो ये थी यूवेंटस की बात। अब एक छोटी सी और बात कर लेते हैं बायर्न म्यूनिख की। बायर्न म्यूनिख बुंदेसलीगा को डोमिनेट करती है। रिसेंटली में बायर्न म्यूनिख भी 4-5 मैच हार चुकी है। अब वो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बिकॉज उनके पास बहुत ही एक्साइटिंग मैनेजर है नागल्समैन और उनकी टीम भी बहुत अच्छी है स्पेशली अटैक और डिफेंस में। जहां पे थोड़ी कमी मुझे लग रही है वो लग रही है उनके मिडफील्ड में। मिडफील्ड में उनके पास ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, गोरेत्स्का है, किमिक है, बट उनका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है गेम में। किमिक एक फंक्शनल प्लेयर है, ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है बायर्न में। बायर्न वैसी बायर्न म्यूनिख नहीं रही है और सरप्राइजिंगली यूनियन बर्लिन अभी रैंक नंबर 1 चल रही है। अभी रिसेंटली बायर्न एक मैच जीत गई है, लेवरकुसन को उन्होंने 4-0 से हरा दिया है, जो रिकॉर्डिंग से पहले मैंने देखा। तो अब भी उन्होंने थोड़ा सा रिगेन किया है फॉर्म, लेकिन अब बायर्न में वो बात नहीं रही है। अगर आप उनकी टीम देखो पूरी, तो उस टीम में वो डेप्थ नहीं दिख रही है, वो सुपरस्टार्स की कमी दिख रही है स्पेशली मिडफील्ड में। और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि दूसरी टीमें भी अब उनको ऊपर ऊपर उड़ के आ रही हैं और उनको हरा रही हैं। तो बायर्न के लिए थोड़ा सा वरी का टाइम है, ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है, क्योंकि उनको डेप्थ की जरूरत है। उन्हें लेवेंडोस्की के बाद एक स्ट्राइकर की भी जरूरत है और उन्हें मिडफील्ड में अपने आप को थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है। थोड़ी सी डिपिंग फॉर्म वरी है। मुझे जहां तक लगता है उनकी सिचुएशन यूवेंटस जैसी नहीं है। यूवेंटस की तो हालत बिल्कुल ही खराब है और उनके पास कंपटीशन भी ज्यादा है। बायर्न के पास कंपटीशन है बट उतना नहीं है, तो बायर्न की फॉर्म वापस आ सकती है। पिछले मैच को देख के लग रहा है, तो बायर्न के लिए मैं इतना वरी नहीं कर रहा, यूवेंटस के लिए ज्यादा कर रहा हूं। लेकिन डिस्कस करने के लिए ये जरूरी था क्योंकि और कोई न्यूज भी नहीं थी, तो ये डिस्कस करने के लिए बहुत जरूरी था इन दोनों की डिपिंग फॉर्म। तो ये दोनों तो डिपिंग फॉर्म वाले हो गए। और ये छोटी मोटी जो न्यूज आई थी अभी रिसेंट में वो थी। जो लीग ऑफ नेशंस हुआ था, वो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो अभी तक उसका फॉर्मेट मुझे भी नहीं समझ में आया है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है, इसलिए अभी तक ज्यादातर लोग उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी उसको अभी छोड़ रहा हूं। अभी हम थोड़ा क्लब फुटबॉल पे ही ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये थी छोटी मोटी न्यूज जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जो डिस्कस करनी चाहिए थी आपसे, ये 3-4 न्यूज। इसके बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 4 इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए जो अभी प्रीमियर लीग में होने वाले हैं। इस बार प्रीमियर लीग अभी जो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, इसका बहुत ही एक्साइटिंग मैचिंग लाइनअप है। अगर आप देखोगे लाइनअप्स, सारे मैच बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन ये 4 के लेके मैं डिस्कस करूंगा, प्रीव्यू दूंगा छोटा सा एक। और किसी लीग में मैंने देखा तो अभी इतने इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं है। अगले हफ्ते एल क्लासिको है, तो वो हम एल क्लासिको डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते। आई थिंक 16th को है एल क्लासिको, तो 16th को हम वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं 4 मैचेस डिस्कस करने वाला हूं आपसे, वो भी चारों प्रीमियर लीग के मैचेस हैं। तो पहला मैच हम डिस्कस करेंगे वो है लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन। अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये, क्योंकि लिवरपूल की फॉर्म अभी गिर चुकी है पूरी तरीके से और ब्राइटन अभी अच्छा खेल रही है। ऑल्दो ब्राइटन ने अभी कोई नया मैनेजर हायर नहीं किया है ग्रैम पॉटर के बाद जाने के बाद, लेकिन ब्राइटन बहुत ही अच्छा खेल रही है और ब्राइटन लिवरपूल को हरा सकती है। अगर लिवरपूल ये मैच हार गई तो मुझे नहीं पता क्या ब्लैक क्लैश होने वाला है क्लॉप के साथ। तो मुझे ये देखना है लिवरपूल बाउंस बैक कैसे करती है, इसीलिए मैं ये मैच डिस्कस करना चाह रहा हूं। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि इसमें लिवरपूल करेगी बाउंस बैक और जीतेगी ब्राइटन के साथ, लेकिन ब्राइटन भी बहुत अच्छी टीम है, अच्छा खेल रही है और वो लिवरपूल को हरा सकती है। और अगर उन्होंने लिवरपूल को हरा दिया इस मैच में, तो फिर मुझे नहीं पता लिवरपूल को कितना बैकलैश मिलने वाला है, क्योंकि लिवरपूल वैसे ही बहुत पीछे हो गई है, उनका सीजन बहुत ही खराब चल रहा है और एक मैच और हार गई अभी तो उनको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। मैं देखना चाहता हूं कि इतने
हफ्तों की ब्रेक के बाद लिवरपूल कैसा परफॉर्म करती है और किस टाइप का ये मैच होता है। अगर लिवरपूल को अभी सिर्फ जीत से मतलब होगा, चाहे वो 1-0 से जीत जाए, चाहे वो 2-1 से जीत जाए, लिवरपूल के फैंस चाहते हैं कि वो जीते अब, ताकि वो बीच में टॉप 4 में आए पहले रेस में। अभी तो ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल टॉप 4 में भी नहीं आ पाएगी। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया है, देखते हैं वो कैसा खेलेंगे। डार्विन न्यूनेस वापस आएंगे, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे। साला अभी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, देखना पड़ेगा वो कितने स्कोर करेंगे इस गेम में। और जोटा भी अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो जोटा को भी देखते हैं उनका रोल क्या होगा। मे बी उनके मिडफील्ड में अभी हेंडरसन वगैरह वापस आ जाएंगे तो उनकी मिडफील्ड पहले से बेटर हो जाएगी। लेट्स सी मिडफील्ड को कैसे वो डोमिनेट करते हैं। मिडफील्ड में भी उनके काफी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ब्राइटन के पास भी बहुत अलग टाइप के इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं, देखते हैं कि लिवरपूल ने कैसे काउंटर करती है और क्या ये मैच जीत पाती है लिवरपूल, बिकॉज उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। लेट्स होप लिवरपूल के लिए अच्छा रिजल्ट जाए, अदरवाइज आई डोंट नो कि इस मैच में क्या होने वाला है। दैट इज वाई ये मुझे मैच डिस्कस करना था। अब दूसरा मैच जो मुझे डिस्कस करना है वो है आपका आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम। ये बहुत जरूरी मैच है, वीक के स्टार्टिंग में ही हो रहा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आर्सेनल का गेम प्ले अच्छा चल रहा है, अटैकिंग गेम प्ले बहुत ही अच्छा है, आर्टेटा अच्छा खेल रहे हैं। आर्सेनल की बात हो रही है टॉप 2 पोजीशंस के लिए आफ्टर मैनचेस्टर सिटी, और उनके सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए यूनिट। तो आर्सेनल के अगेंस्ट में जो टॉटनहम है वो भी ऑल्दो इतनी एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन हर मैच जीतती जा रही है। कॉन्टे हर मैच को जिता देते हैं, कैसे भी करके जीत जाते हैं और टीम्स को रोक लेते हैं। तो दोनों टीम्स अभी अच्छे फॉर्म में हैं, एक्साइटिंग खेल रही है, मजा आएगा, देखते हैं। आई थिंक आर्सेनल का ऑफेंस वर्सेस टॉटनहम के डिफेंस को देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये काउंटर अटैकिंग टीम है। अगर आर्सेनल ने अटैक किया तो ये काउंटर अटैक भी कर सकती है। तो ये जो टैक्टिक्स हैं वो देखने में बड़ा मजा आएगा मिकेल आर्टेटा और एंटोनियो कॉन्टे के बीच में। तो बड़ा ही एक्साइटिंग मैच है। देखते हैं आर्सेनल की डोमिनेंस कितनी होती है और या टॉटनहम उनको रोक पाती है। केन कैसा परफॉर्म करते हैं, हेसूस बड़े मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं नई टीम के लिए, और इनके जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे ये बुकायो साका हो गए, जिनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं ये सब लोग कैसा परफॉर्म करते हैं इस मैच में। तो बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स है दोनों साइड में, स्पेशली अटैक में। अगर आप देखो कुलुसेस्की, सॉन, केन वर्सेस बुकायो साका, इधर हेसूस है और आपके मार्टिनेली हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस मैच के लिए, जबकि मैं आर्सेनल फैन नहीं हूं। मुझे स्टार्ट करो, ठीक है। मैं आर्सेनल फैन नहीं हूं, लेकिन देखते हैं इस मैच में क्या होता है और कैसे वो टैक्टिक्स मैनेज करते हैं। जहां तक मुझे लगता है मिडफील्ड का बैटल मेन होगा, क्योंकि जिसके अटैक को जल्दी बॉल मिलेगी, ज्यादा बॉल्स मिलेंगी, आई थिंक वो स्कोर कर पाएगा, क्योंकि दोनों का अटैक बहुत ही स्ट्रांग है और डिफेंस को प्रॉब्लम होने वाली है। जिस भी मिडफील्ड फास्ट होगी, जो मिडफील्ड जल्दी अपने अटैक को बॉल पास करेगी, मेरे हिसाब से वो टीम ये मैच जीतेगी। बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। आर्सेनल डार्बी, ओ सॉरी लंदन डार्बी, आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम। देखते हैं कौन जीतेगा, और इस मैच का जो पोस्ट मैच रिव्यू है वो हम ट्यूसडे को आपको लेके आएंगे। तो ये था हमारा दूसरा मैच जो हमने डिस्कस करना था। हम बात करते हैं तीसरे मैच की, जो कि है चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस के होम ग्राउंड में मैच हो रहा है। चेल्सी, ग्रैम पॉटर का दूसरा मैच, और नए टैक्टिक्स के साथ देखते हैं चेल्सी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी तक चेल्सी का सीजन बहुत ही खराब गया है। चेल्सी के कोई भी प्लेयर ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर रीस जेम्स, और ग्रैम पॉटर का जो पहला मैच था वो ड्रॉ हो गया था। उसके चक्कर में अभी चेल्सी
बहुत ही डाउटफुल है, चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में निकल सकती है बाहर। तो ये मैच चेल्सी के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले हफ्ते चेल्सी का मैच है एसी मिलान के साथ, जो उन्हें जीतना जरूरी है। और एसी मिलान बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अभी, तो वो उस मैच में कॉन्फिडेंस से जाना पड़ेगा और उसके लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि ग्रैहम पॉटर कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसी टैक्टिक्स लेके आते हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा कुछ नहीं पता। क्या उन्होंने टीम के साथ बैक एंड में या पीछे अभी जो ब्रेक थी, सीजन ब्रेक, इसमें क्या किया है वो भी नहीं पता। बहुत अजीब अजीब सी खबरें सुनने को आ रही थी कि चालबा को सीडीएम की प्रैक्टिस कराई गई है, चुकुमेका को लाया जा सकता है, नए स्ट्राइकर्स को चांस दे सकते हैं और कुछ नए विंगर को ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ नहीं पता अभी, ये सब पता लगेगा इस मैच में। और ये मैच चेल्सी के लिए भी, ग्रैहम पॉटर के लिए भी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस वाइज। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। मेरे हिसाब से आई थिंक चेल्सी इस मैच में बहुत ही फास्ट खेलेगी और इवेंचुअली मैच जीत जाएगी। ऑल्दो क्रिस्टल पैलेस इजी नहीं है हराना क्रिस्टल पैलेस को, लेकिन चेल्सी आई थिंक ये मैच जीत जाएगी। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिडफील्ड क्रूशल है, कांटे वापस आ गए हैं, अभी ट्रेनिंग में पता नहीं उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। जकारिया को वो खिला नहीं रहे हैं, चुकुमेका को वो चांस देंगे नहीं देंगे अभी कुछ नहीं पता। तो मिडफील्ड का बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और देखते हैं कि मिडफील्ड में कौन कौन खेलेगा। मेरे हिसाब से जो भी मिडफील्ड को डोमिनेट करेगा वो जीतेगा इस मैच में। और आई थिंक ग्रैहम पॉटर का जो प्लेइंग स्टाइल है वो इस मैच में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये ग्रैहम पॉटर का पहला प्रीमियर लीग मैच है, देखते हैं क्या होता है इसमें, कौन अच्छा खेलता है और कौन जीता है। तो ये था चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का छोटा सा प्रीव्यू। अब लास्ट फाइनल प्रीव्यू है मैनचेस्टर डर्बी। इस बार मैनचेस्टर डर्बी है, मैनचेस्टर सिटी जो कि एकदम भयंकर फॉर्म में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो धीरे धीरे वापस फॉर्म में आ रहा है। पेप गार्डियोला, अर्लिंग हालैंड, सब जानते हो, अर्लिंग हालैंड टॉप स्कोरर, अभी तक सारे गोल मारे हैं, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑपोजिशंस को। और मैनचेस्टर सिटी टॉप पे घूम रहा है और इस मैच में भी फेवरेट है। उसके साथ है एक ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जो रिसेंट में एरिक टेन हाग के साथ थोड़ी बहुत फॉर्म में आई है और थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्म कर रही है। अब होता क्या है, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी में मैनचेस्टर सिटी फेवरेट है। चांस यही है कि मैक्सिमम चांस ये है कि वो जीत जाएगी। बट मैनचेस्टर डर्बी में सडनली दूसरी टीम के प्लेयर्स को भी एकदम से फॉर्म उनका वापस आ जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा जोश होता है, ज्यादा जोश के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो मैनचेस्टर डर्बी है। सेम जगह से दो टीमें खेलती हैं, तो कभी कभी उसमें ये होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर द टॉप परफॉर्मेंस दे जाती है और मैनचेस्टर सिटी को या तो रोक लेती है या हरा देती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के वजह से खतरनाक प्लेयर हैं, जैसे सैंचो, अगर ये अच्छा खेल गए तो वो जिता सकते हैं मैच को, लेकिन मैनचेस्टर सिटी अभी भी इस मैच की फेवरेट है। तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे कि मैनचेस्टर सिटी अभी फेवरेट है, अर्लिंग हालैंड फॉर्म में है और वो गोल मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड अब एरिक टेन हाग के साथ खेल रही है, नई टीम है, नई टैक्टिक्स के साथ खेल रही है। एरिक टेन हाग ने थोड़े चेंजेस किए हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंट में कुछ मैचेस भी जीत गई है। कुछ कह नहीं सकते एरिक टेन हाग किस टाइप से खेलेंगे, वो भी एक नए मैनेजर है प्रीमियर लीग के लिए। देखना जरूरी है कि वो कैसे खेलेंगे और कैसे पेप गार्डियोला को रोकेंगे। अदरवाइज अगर हम अपनी प्रेडिक्शन दें तो हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि अर्लिंग हालैंड जबरदस्त फॉर्म में और मैनचेस्टर सिटी के सारे प्लेयर ही जबरदस्त फॉर्म में। अगर आप देखो तो उनकी लाइनअप ही देख लो आप, केविन डी ब्रुयने से लेके डेविड सिल्वा से लेके गुंडोगन, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अभी फॉर्म में नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ फॉर्म तो मैनचेस्टर सिटी है ही, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं वो किसको खिलाते हैं, कैसी टैक्टिक्स लेके आते हैं और क्या वो पेप गार्डियोला अर्लिंग हालैंड को रोक पाएंगे। क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर हैं वो पहली बार एक खतरनाक स्ट्राइकर के सामने अब आएंगे। और वरान हो चाहे कोई भी हो,
अब मुझे नहीं पता वो अर्लिंग हालैंड को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अर्लिंग हालैंड अगर पेस में उनसे आगे निकल गए तो वो गोल मारेंगे ही मारेंगे। पेस में उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो डिफेंडर है वो इतने पेसी नहीं है, तो डिफेंडिंग बहुत ही क्रूशियल होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अगर डिफेंडिंग ठीक से नहीं की तो अर्लिंग हालैंड और केविन डी ब्रुयने बिल्कुल ही खतरनाक फॉर्म में आ जाएंगे और लिटरली गोलों की बरसात कर देंगे। अदरवाइज उनको बहुत जरूरी है अच्छा डिफेंड करना। मिडफील्ड में भी अगर उन्होंने उन्हें मार्क नहीं किया तो मिडफील्ड से ही सिटी डोमिनेट करने लग जाएगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है इस मैच में। हमारे लिए तो अगर आप मेरी बात मानोगे तो मेरे हिसाब से तो मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगी, लेकिन यूनाइटेड भी जीत सकती है। लेट्स होप कि एक कंपेरेटिव मैच होगा और ये सारे मैचेस कंपेरेटिव होंगे और इनको देखने में हमें मजा आएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो गाइस, हमने इसमें छोटी छोटी चीजें डिस्कस करी है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स के प्रॉपरली सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, प्रॉपरली अब मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और अक्टूबर काफी बिजी जाने वाला है, अक्टूबर नवंबर। तो हम सब कुछ अब लेके आएंगे आपके लिए और इवेंचुअली आने वाले टूर्नामेंट्स में भी आपको उनके प्रीव्यूज और रिव्यूज लेके आएंगे। तो आप देखते रहो फुटी क्यूरियस और हमें फॉलो करते रहो। सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको नीचे दिख ही रहे होंगे, इनको फॉलो करो और हमारे चैनल को फॉलो करो और गाइस हमको एक अच्छा रिव्यू और रेटिंग दो। तो अब हम निकल रहे हैं।